तो मैम सबसे पहले अगर 1885 की मैंने बात करी, कांग्रेस का बनना, इंडियन नेशनल कांग्रेस से शुरुआत करते हैं। तो जैसे एक चैप्टर है इसमें सेफ्टी वेल्व थ्योरी जो है, जी जी। तो जो सेफ्टी वेल्व थ्योरी है कि भाई ब्रिटिश जो थे उन्होंने जानबूझ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, लॉर्ड डफरिन और एओ ह्यूम ने बात करके, कि उनको एक 7 वॉल्यूम का कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स मिली थी जिसमें ये कहा गया था कि कुछ वॉयलेंट होने वाला है, तो उस वॉयलेंट प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, एक प्रोटेक्शन के लिए हम सेफ्टी वेल्व थ्योरी और एक प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान के लोगों को देते हैं, जो कांग्रेस बनी। और फिर 1916 में लाला लाजपत राय भी उस बात को आगे बढ़ाते हैं। यंग इंडिया में वो लिखते हैं कि ये तो पॉलिटिकल आज़ादी के लिए नहीं, एक सेफ्टी के लिए, खुद के प्रोटेक्शन के लिए था। तो इस जो ये मिथ जो है, जो सेफ्टी वेल्व थ्योरी का जो मिथ है, तो कांग्रेस का बनना, कांग्रेस के साथ ये पहला मिथ, और इसकी कैसे शुरुआत होती है, आप थोड़ा सा इससे शुरुआत करते हैं, आप बताओ। ये इसमें जो इस किताब में ये पूरा चैप्टर एक है मिथ, और फिर हाँ पहले मिथ बताते हैं कि क्या है, और फिर रियलिटी असल में क्या है। तो एक मिस्ट्री स्टोरी की तरह वो अनरावल करती है कि क्या पहले एक तरह वो सारा बना था एक। तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं ये प्रोफेसर बिपिन चंद्रा ने लिखे थे खुद से। और मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि ये पीरियड जो है अर्ली पीरियड नेशनल मूवमेंट का, ये उनका स्पेशलाइजेशन था। उनका जो ओरिजिनल काम था, उनका जो पीएचडी थीसिस था, एक बहुत बड़ा मैग्नम ओपस, राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। तो वो उन्होंने पूरा स्टडी किया था, दादा भाई नारोजी और उससे भी पहले के जो लोग थे जिन्होंने इकोनॉमिक आइडियाज डेवलप किए, जिन्होंने समझने की कोशिश की कि ये जो अंग्रेजी राज है इसके जो आर्थिक जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं हिंदुस्तान के लिए वो क्या है, और उसको स्टडी करके उन्होंने किस तरह से इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये हमारे लिए नुकसानदायक है। वो पूरा ड्रेन थियोरी कैसे उन्होंने डेवलप किया। तो ये उन्होंने जितने भी उस टाइम के वो थे नेशनलिस्ट राइटर्स, उन सबको उन्होंने स्टडी किया था। ये पूरा पीरियड उन्होंने जो ओरिजिनल सोर्सेज वगैरह सारे देखे हुए थे। और इसका मैं आपको बताऊं बड़े मजेदार के ये जो पर्टिकुलर चैप्टर्स है, क्योंकि वो ये पीरियड को पढ़ाते भी थे जेएनयू में। अच्छा। उनका कोर्स जो था अर्ली पीरियड पे वो पढ़ाते थे। तो ये वाला जो टॉपिक जब वो पढ़ाने जाते थे ना, तो जैसे उन्होंने इस पे मिस्ट्री की तरह बताया हुआ है, उसी तरह वो इतनी सारी किताबें उठा के लेक्चर हॉल में ले जाते थे। अच्छा, और अपने टेबल पे रख देते थे और फिर स्टूडेंट्स को बताते थे कि ये मिस्ट्री जो है, ये माइथोलॉजी कैसे क्रिएट हुई, कि पहले किसने ये कहा, फिर बगैर उसको एनालाइज किए देखे कि ये सच है नहीं, ये कैसे रिपीट किया, जो आपने कहा कि लाला लाजपत राय ने रिपीट किया। अगला जो था उसने उसको भी बगैर देखे कि इसका सोर्स क्या था, फिर रिपीट किया। तो जैसे जैसे ये थ्योरी रिपीट होती गई, लोग विश्वास करने लग गए कि हाँ यही सच है। ओरिजिनली जिसने ये थ्योरी बनाई उसने किस बेसिस पे बनाई, उसका सोर्स क्या था, वो जेन्युइन था कि एक इमेजिनरी वो था, ये किसी ने स्टडी नहीं किया। तो इसलिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो क्लास में भी ऐसे ही पढ़ा के बच्चों को दिखाते थे कि देखो ये कि कैसे, और हिस्टोरिकल रिसर्च नहीं करनी चाहिए। आप जब रिसर्च करते हो कि तुम्हारे से पहले किसी ने कुछ कह दिया, तुमने अनक्रिटिकली उसको रिपीट कर दिया, अगला जो स्कॉलर आया वो आपके बेसिस पे उसको अनक्रिटिकली रिपीट कर देगा कि इसने कहा है। ओरिजिनल सोर्स में जाके देखो ना कि क्या है, ये देखो कि जो लिख रहा है उसका सोर्स क्या है, और उसके सोर्स पे जाओ, फिर चेक करो कि ये सच है कि नहीं है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च कैसे करनी चाहिए वो इसके थ्रू भी सिखाते थे। अच्छा। बच्चों को कि भाई कैसे एक गलती अगर आदमी एक करता है तो कैसे वो गलती मल्टीप्लाई होती जाती है। अच्छा। तो पर अगर आप सच्ची से, तो मुझे हमेशा उन्होंने कहा कि मुझे सस्पिशन था कि ये क्या, ये मिस्ट्री तो ये मैच नहीं करता, जो मैंने स्टडी किया उस पीरियड को उसके साथ ये थ्योरी मैच नहीं करती। तो उन्होंने खुद से ये रिसर्च करके निकाला। अच्छा, खुद तो ये कहीं और से नहीं लिया उन्होंने, ये उनका खुद का ये पूरा रिसर्च था, ढूंढा उन्होंने, और फिर उन्होंने ये पाया कि ये ह्यूम ने, जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट जो कि प्रो नेशनलिस्ट था और कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट में उसका रोल भी था। तो वो जो था वो एक उस जमाने में वो एक तरह का, जैसे वो विश्वास करता था कुछ मिस्टिकल चीजों में, स्पिरिचुअल चीजों में। तो वो विश्वास करता था कि ऐसे कोई
गुरु हैं, स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो उसको आके मिलते हैं, उससे बातें करते हैं और वो उसको बताते हैं। इसी में वही यही जब उन्होंने रिसर्च करके देखा तो उसने यही कहा कि मुझे कि कुछ तिब्बतन वो है, वो आके मेरे को बताते। और उनके सोर्स क्या है? उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा रिबेलियन होने वाला है। यही वो कहते हैं ना कि ह्यूम ने कहा कि मुझे ये जो गुरु है इन्होंने बताया कि बहुत बड़ा रिबेलियन होने वाला है। तो लोगों ने भी सोचा कि गुरु मतलब एक्चुअल गुरु की बात कर रहा है। तो जब ध्यान से पढ़ो वो एक्चुअल गुरु की बात नहीं कर रहा, वो कोई एक मिस्टिक मिस्टिक मतलब कि उसके सपने में जैसे आते हैं, वो इमेजिन करता है कि ऐसे लोग हैं और वो आके उसको बताते हैं। और वो कहते हैं कि वो कुछ बुक्स उन्होंने देखी हैं जिसमें कि ये सब इंफॉर्मेशन है। अब लोग उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि ह्यूम क्योंकि हाई ऑफिशियल था आईसीएस का, तो इसने कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देखी होंगी जिसमें कि ये सारा कुछ आया हुआ होगा कि इंडिया में बहुत एक रिबेलियन होने वाला है और उसने फिर अंग्रेजों को कहा कि या तो बहुत बड़ा रिबेलियन होने वाला है। तो उसको डाइवर्ट करने के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई गई ताकि ये सारा डिसकंटेंट इधर को चला जाए। ये इसको एक्सप्रेस करे तो निकल जाए। तो फिर उन्होंने यही दिखाया कि ये कैसे ये सारी थियोरी बेबुनियाद है, ऐसा कुछ था ही नहीं। ये सिर्फ ह्यूम की अपनी एक जैसे आप कह सकते हैं कि एक सेंटली तरह का वो आदमी था, या जैसे वो विश्वास करता था इन चीजों में कि स्पिरिट्स आते हैं और ये होता है और वो होता है। तो वो थियोसफी वगैरह का भी उस वक्त जोर था एक तरह से। तो अपने आप को स्पिरिचुअल चीजों के साथ लोग जोड़ते थे, वो सोचते थे इंडियन ट्रेडिशन ये है। हाँ एग्जैक्टली। तो इसमें कोई ठोस कोई प्रमाण नहीं है, इसमें जान नहीं है। पर उसका जो हमें जो देखना है कि जो बिपिन चंद्रा ने ये बात निकाली कि ये ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, ऐसी कोई बेसिस नहीं है सेफ्टी वाल्व थ्योरी का, तो उसका नतीजा क्या है हिस्टोरियोग्राफी के लिए? उसका हिस्टोरियोग्राफी के लिए नतीजा है, इसका मतलब है कि कांग्रेस कोई सेफ्टी वाल्व के हिसाब से नहीं बनी थी, अंग्रेजों की बनाई हुई एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। ये खुद हिंदुस्तानी लीडर्स जो थे, गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नारोजी, जितने रानाडे उस वक्त के जितने बड़े लीडर्स थे, वो उन सब के, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जिसने पहले ही एक इंडियन एसोसिएशन बनाई थी कुछ साल पहले, उन सब की ये सोच थी कि एक ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि अब इमर्ज कर रहा था उनकी राइटिंग्स में से, उस इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू को वो एक इंडियन नेशनल कांग्रेस होनी चाहिए जो सामने रखे। तो इसका अंग्रेजों का इसमें कोई रोल नहीं था। इनफैक्ट बिपिन चंद्रा ये भी दिखाते हैं कि पहले 1-2 साल तो अंग्रेजों को जब मालूम नहीं था कि ये बॉडी कैसी होगी, तो उन्होंने फिर भी थोड़ा सा फ्रेंडली रवैया अपनाया, उनको इनवाइट किया एक्सेट्रा। पर 3 साल के बाद उन्होंने उसको, जब उन्होंने देखा कि इनके जो रेजोल्यूशन पास हो रहे हैं, इनका जो स्टैंड ले रहे हैं, चाहे वो कितना भी पोलाइट हो, चाहे वो कितना भी वर्ड्स हो कि हम अंग्रेजी राज को प्रोविडेंशियल मानते हैं, पर जो सब्सटेंस है इनके डिमांड्स का वो एंटी कॉलोनियल है। वो एक्चुअली कह रहे हैं कि इंडियंस को ज्यादा पावर दो, स्ट्रक्चर में आईसीएस में होना चाहिए, और सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक डिमांड्स वो सामने ला रहे हैं, मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करो, बजट वगैरह जो है वो इंडियंस को उसमें डिस्कस करने का और उसके ऊपर रोल प्ले करने का होना चाहिए। इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन काउंसिल में बढ़ाओ। ये सारे जो है ये तो एंटी कॉलोनियल, बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर मोर पावर। it's a game of, it's a demand for more power for Indians. Okay. Right? मैम उस वक्त उनको ये आइडिया था कि भाई ऐसा कुछ डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट हम होएगा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री हम बनाएंगे, जैसे 1890s के आसपास में तिलक ने शायद दिया था ये अडल्ट फ्रेंचाइज का कॉन्सेप्ट जो दिया था। और इसी के साथ साथ जो ये एलीट प्लेटफॉर्म था, ये एलीट प्लेटफॉर्म जो है ये हिंदुस्तान के आम लोगों का प्लेटफॉर्म कब बनता है कांग्रेस? तो इसकी अगर अगले 10-15 साल की जर्नी अगर हम देखते हैं तो वो कैसे है फिर? देखिए, तो सबसे पहले तो
बहुत क्लियर है। ये जो सारे लीडर्स थे अर्ली नेशनलिस्ट, जिनको हम मॉडरेट पहले कहते थे, तो ये जो मॉडरेट लीडर्स थे ये डेमोक्रेसी में तो विश्वास करते ही थे। चाहे वो, ये भी आप कह सकते हैं कि ब्रिटिश जो डेमोक्रेसी थी, लिबरल डेमोक्रेसी, उसके वो एडमायरर्स थे, वहां से उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया। पर जहां से भी लिया तो डेमोक्रेसी में तो वो सारे बिलीव करते ही थे। और वो चाहते थे कि जैसा सिस्टम ब्रिटेन में है, डेमोक्रेसी है, तो ब्रिटेन में है तो हमारे यहाँ भी होना चाहिए। अगर वहां के लिए डेमोक्रेसी अच्छी है और ब्रिटिश रूल हम पे है तो ब्रिटेन को चाहिए कि हमें भी डेमोक्रेटिक सिस्टम दे। अगर वो वहां के लिए अच्छा है तो हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं है? तो एक तो वो लिबरल, चाहे आप ये कह सकते हैं कि वो एक लिबरल डेमोक्रेसी में विश्वास करते थे। अभी वो लोग एडल्ट फ्रेंचाइज की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि ब्रिटेन में भी एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। अच्छा, उस वक्त नहीं था? नहीं। इनफैक्ट ब्रिटेन में आप देखिए पूरा 19th सेंचुरी में आहिस्ता आहिस्ता फ्रैंचाइज एक्सटेंड होता है। पहले बहुत लिमिटेड फ्रैंचाइज था, फिर रिफॉर्म एक्ट्स हुए, कई रिफॉर्म एक्ट्स हुए। जैसे वहाँ वर्किंग क्लास की मूवमेंट्स बढ़ी, पॉपुलर मूवमेंट्स बढ़ी, तो उन्होंने कंसेशन देते देते पहले प्रॉपर्टी का क्वालिफिकेशन घटाया, फिर मेल एडल्ट फ्रैंचाइज किया। और जहां तक विमेन का सवाल है, वो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद महिलाओं को फ्रैंचाइज मिलता है ब्रिटेन में। तो फुल एडल्ट फ्रैंचाइज तो उनका 1920 के बाद होता है। और वो इसलिए क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहली बार जो थे उनको महिलाओं पे रिलाई करना पड़ा बहुत सारे ऑक्यूपेशंस के लिए। जब बहुत लोग चले गए वॉर में, जो आदमी थे, और पीछे जो पूरा सिस्टम चलाने के लिए, चाहे वो ड्राइवर का रोल था या हॉस्पिटल में काम करना था या रन करने थे ऑर्गेनाइजेशन, तो औरतों को सामने आना ही पड़ा, उनको आने देना पड़ा। तो उसके बाद उन्होंने कहा हमें वोट भी दो, काम करते हैं, पूरा पार्टिसिपेट करते हैं, तो वोट देने के समय हम कहाँ चले जाएंगे। तो उसके बाद फिर उन्होंने वोट दिया। तो इंडिया में ये था कि हमारे जितने भी ये लीडर्स थे डेमोक्रेसी में तो पूरा विश्वास करते थे। कोई ये नहीं, ये मैं क्लियर कर दूं, कोई ये नहीं कहता था कि हम जो आज़ादी के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट के लिए हम फाइट कर रहे हैं, उसमें हमें वापस एक मोनार्किकल सिस्टम में जाना है, ये कोई नहीं कह रहा था। कोई ये नहीं कह रहा था कि हमें पेशवा का राज चाहिए, कोई ये नहीं कह रहा था कि हमें मुगल राज चाहिए। क्लियर है? सभी ये कह रहे थे कि हमें एक डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। अब रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में कितने लोगों को वोट होगा, वो एक फिर अगली बात है। कितने लोग, काउंसिल का क्या वो होगा, उसमें इंडियन कितने होंगे, ये फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें बढ़ती हैं। और जो आपने मेंशन किया, आई एम ग्लैड आपने तिलक का मेंशन किया। तो अब जैसे जैसे आइडियाज आते रहे और रेडिकल होते रहे, तो 1895 में मेरे ख्याल डेट है शायद तिलक की, जो मुझे याद आ रही है, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल एक उन्होंने फ्लोट किया, मतलब जैसे एक पब्लिक किया, क्योंकि उनके पास ये पावर तो था नहीं कि उसको पास कर लेते ना, सरकार तो उनके हाथ में नहीं थी। तो एक प्रपोजल आप कह सकते हैं। तो उन्होंने जो, प्रपोजल का मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं, इसका मतलब हम इसमें विश्वास करते हैं। तो उसमें उन्होंने पहली बारी जो है एडल्ट फ्रेंचाइज जो था, साफ साफ कहा कि हमें तो एडल्ट फ्रेंचाइज चाहिए। अब ये एक बहुत रेडिकल पोस्चर था, मैंने कहा ना, क्योंकि अभी तक ब्रिटेन में भी एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। तो ये कहने की ये बात है कि हमारे जो नेशनलिस्ट लीडरशिप थी, उसके जो पॉलिटिकल आइडियाज थे वो काफी एडवांस्ड थे, काफी रेडिकल थे उस जमाने के हिसाब से। इतना तो कम से कम वो चाहते ही थे कि जो सिस्टम, जितना ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है उतनी हमें मिलनी चाहिए। सारी लड़ाई जिस पे होती थी कि बजट जो है, बजट जो है उस पे किसका पावर होगा, बजट डिस्कस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पहले काउंसिल वगैरह बहुत छोटे होते थे। तो इंडियंस को राइट होना चाहिए डिस्कस करने का, इंडियंस को राइट होना चाहिए वोट करने का। ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जो है सामने आती जाती है।